हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी पाठशाला पर। मैं मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बड़े जोर शोर से अच्छे ढंग से चल रही होगी। भूगोल में हम जो एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के हल लेकर आ रहे हैं। उसमें ही आज जिस जिले का पेपर लेकर आ रहे हैं वो है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले का पेपर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर हल कराने का मकसद यही है कि एक तो आपको पेपर का पैटर्न मालूम हो बोर्ड परीक्षा का, दूसरा जो एक एक नंबर के क्वेश्चन उनका रिवीजन हो सके। और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं। कुछ समस्या ये भी आ रही थी कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिख रहे, तो मैंने थोड़ा इसको जूम कर लिया है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का शुभारंभ करते हैं। कक्षा 12 का पहला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का युग्म क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे अपन। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो इसको कारक जो हम बात करें, इसके 3 कारक हैं। पहला तो है आपका भौतिक कारक, जिसको भौगोलिक कारक भी हम कहते हैं। दूसरा आपका जो है वो है आर्थिक कारक, और तीसरा जो है वो है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारक में आप समझ ही रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, बड़ों में भी आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप मृदा को ले सकते हैं, आप इसमें जल को ले सकते हैं, इसमें आप जलवायु को ले सकते हैं, इसमें आप धरातल को या भू आकृति को ले सकते हैं। ठीक है। आर्थिक कारक के अंदर हम क्या ले सकते हैं? इसमें आप नगरीकरण को ले सकते हैं, इसमें आप औद्योगिकीकरण को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप खनिज को ले सकते हैं। ये सब चीजें आप इसमें ले सकते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक में आप ले सकते हैं कि व्यक्ति जो होता है, जनसमूह होता है, वो अपनी समान भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति वहां की ओर आकर्षित होता है और वहां रहना पसंद करता है, जिसके कारण सामाजिक वितरण बढ़ जाता है। ये समझ गए? तो हम चलो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है? जलवायु और खनिज। नहीं, जलवायु एक भौतिक कारक है, जबकि खनिज एक आपको बताया आर्थिक कारक है। जबकि आर्थिक कारक युग्म पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन खनिज नगरीकरण। खनिज एक आर्थिक कारक है और नगरीकरण भी आर्थिक कारक है, तो इसका आंसर होगा ब। आप चाहे भू आकृति औद्योगिकरण ले लीजिए, भू आकृति भौतिक कारक है, औद्योगिकरण एक आर्थिक कारक है। मृदा भी भौगोलिक भौतिक कारक, इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन हुआ खनिज एवं नगरीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखिए, मानव विकास की अवधारणा जो दी थी वो दी है डॉक्टर, बार बार बात हो चुकी है लेकिन दोबारा हम कर लेते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने दी है, जो पाकिस्तान के हैं और अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, एक ये बात हुई क्लियर। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि विकल्पों में वृद्धि यानी अवसरों में वृद्धि ही क्या है? विकल्पों में वृद्धि या अवसरों में जो वृद्धि है वही क्या है? मानव विकास। विकल्प यानी आप 12th करते हैं, आपके पास तो विकल्प रहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक अध्यापक बन सकते हैं, आप एक आरएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो विकल्प खुल जाएंगे, तो यही आपका विकास है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा विकास के लिए? कि विकास एक गतिक प्रक्रिया है, स्थितिक प्रक्रिया नहीं, ये गतिक प्रक्रिया है। और उन्होंने कहा कि विकास का तात्पर्य केवल धन अर्जन करना नहीं है, अर्थ अर्जन करना नहीं है, एक सार्थक जीवन की परिकल्पना करी इन्होंने कि एक सार्थक जीवन जीना ही एक विकास का उद्देश्य है। अब सार्थक जीवन क्या होता है? कि जो एक अच्छा जीवन जिसमें आप शिक्षित हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये सब कुछ आ जाता है। इनके ही परम मित्र हैं डॉक्टर महबूब उल हक, माफ कीजिएगा, अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास है। स्वतंत्रता में वृद्धि ही क्या है? मानव विकास। ठीक है, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि भारतीय मानव विकास की अवधारणा किसने दी है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसका उत्तर हो सकता है ना। अच्छा, आप देखिए, आंसर रेडजेल नहीं, आंसर रेडजेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एलन सैम्पल नहीं है। डॉक्टर महबूब उल हक इसका आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन नहीं है, वो उनके साथी थे, बाद में उन्होंने इसमें जोड़ा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा, माफ कीजिएगा, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? आपसे बात कर चुके हम कि प्राथमिक क्रिया वो होती है जिसमें हम प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को
सीधा उपभोग में ले लेते हैं, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं जंगल में गया, लकड़ी लाई और लकड़ी को ईंधन में काम ले लिया, तो लकड़ी काटना एक प्राथमिक क्रिया हो गई। यही ग्रामीण कार्य होते हैं। अच्छा, लकड़ी के अलावा अगर आप बात करें, मछली पालन करता हूं, मत्स्य करता हूं, तो यह भी एक प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। खनन कार्य ये भी प्राथमिक क्रियाओं में आता है। पशुपालन जो होता है ये भी प्राथमिक क्रियाओं में आता है। ऑप्शन देखते हैं। कृषि बिल्कुल प्राथमिक क्रिया है, इसमें प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया गया है। पशुचारण ये भी प्राथमिक क्रिया है। मछली पकड़ना है, तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम क्वेश्चन को करें या आप घर पर बैठ के करें, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम हर क्वेश्चन से कई और क्वेश्चन निकालें, तब जाके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगला है कृषि आधारित उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। आपको बता चुका हूं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। उसमें कृषि आधारित भी है, उसमें रसायन आधारित भी है, उसमें वन आधारित भी है और उसमें खनिज आधारित उद्योग भी है। ठीक है, और पशु आधारित उद्योग भी है। कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं कि ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त किया जाता है, कृषि से। तो अपने ऑप्शन में जाते हैं। जैसे आप देखिए, चीनी उद्योग, बिल्कुल चीनी उद्योग में आप चीनी मिलती है गन्ना से, तो ठीक है, ये कृषि आधारित उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग नहीं भैया, ये लोहा इस्पात उद्योग एक द्वितीयक उद्योग है, तो इसलिए इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो कच्चा माल होता है वो मैग्नीज होता है, कोयला होता है। ठीक है ना, तो ये लोहा होता है, तो ये कृषि आधारित नहीं है। वस्त्र उद्योग बिल्कुल है और पटसन भी है, तो ये इसका आंसर हो गया बै। अगला देखिए, आप इसको थोड़ा मिटा देते हैं जिससे आपको और क्लियर दिखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। देखिए, रेल की बात करें तो रेल सबसे पहले जो चली है विश्व में, अगर रेल की बात करें तो रेल सबसे पहले चली है, पूरी बात करते हैं हम। रेल सबसे पहले चली है 1825 में इंग्लैंड में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य। स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य रेल चली है। भारत में चली है 1853 में, लॉर्ड डलहौजी उसमें थे, प्रणेता डलहौजी के निर्देशन में चली थी। वो चली है मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के मध्य। बात आ रही है सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, ये चली है चूंकि इंग्लैंड में चली है, इंग्लैंड यूरोप में आता है, तो यूरोप इसका आंसर हो जाएगा। यूरोप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। देश कौन सा है, तो देश इंग्लैंड नहीं है, देश बेल्जियम है। याद रखेंगे, बेल्जियम ऐसा देश है जहां पर सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है। बात बार बार वापस वही आती है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, और मैं बात करता हूं कि डब्ल्यूटीओ से हमको पहले चलना पड़ेगा सन 1948 में, जब विभिन्न देशों ने व्यापार के लिए, करों को सरलीकरण करने के लिए, व्यापार को आसान बनाने के लिए एक समझौता किया जिसका नाम था गैट, GATT, गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, यानी प्रशुल्क व्यापार सामान्य समझौता, ये किया। और बाद में इसी को बदलकर 1995 में उसको बदलकर WTO कर दिया गया, यानी विश्व व्यापार संगठन, और जिसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में है। जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर हम देखते हैं, न्यूयॉर्क नहीं, लंदन नहीं, जिनेवा, बिल्कुल जिनेवा के अंदर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कहां पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो देखो पहली बात तो हम यहां पर मैं करना चाहूंगा, यहां पर मैं शेडिंग से बताना चाहूंगा आपको कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व की सरल परिभाषा बताएं तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या और धरातल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों होती है, क्योंकि आप ये समझिए कि ये एक कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो यहां पर इस एरिया का जो इस यहां के जो संसाधन है, चाहे वो जमीन हो, मृदा हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, यहां के संसाधन की पोषण क्षमता सीमित है। पोषण क्षमता सीमित है, तो आप ये मानकर चलिए कि यहां की पोषण क्षमता सीमित है, तो यहां पर मालूम करना पड़ेगा कि यहां पर जनसंख्या और धरातल का अनुपात क्या है, उसी हिसाब से योजनाएं बनेगी। मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं जो किताब में नहीं है, समझिएगा आप। जनसंख्या घनत्व, इसमें ये सब जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या, और हम लिख देते हैं किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ये इसमें लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में उसकी जो संसाधनों की पोषण क्षमता सीमित होती है। असल उसको जानने के लिए हम वहां पर जनसंख्या और धरातल का अनुपात ज्ञात करते हैं, उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और इसके आधार पर उस क्षेत्र की योजनाएं तैयार की जाती है। योजना तैयार की जाएगी, उसी आधार पर की जाएगी, याद रखिएगा आप, है ना।
अब इसमें आपने पढ़ा होगा आर्थिक घनत्व भी होता है, पोषण घनत्व भी होता है, कई प्रकार के घनत्व मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसके अंदर। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अभी 2011 के हिसाब से है वो बिहार का है। किसका है? बिहार का। वो है 1106। और दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल जो है 1028। कितना है? 1028। 1106 क्या है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये इकाई है इसलिए इसकी दूसरी परिभाषा बनती है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल नहीं, क्योंकि बिहार है, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। चूंकि आप बिहार नहीं है तो दूसरा ऑप्शन लेंगे, इसलिए पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? जल्दबाजी भी नहीं करनी है आपको कि आप जल्दबाजी करें, जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आप आगे वाला प्रश्न देखिए क्या है। ये कौन सा प्रदूषण, हाँ जी, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? स्थान विशिष्ट का मतलब ऐसा प्रदूषण जो उस स्थान की परिभाषा यानी स्थान की उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम बात करें जल प्रदूषण, नहीं, जल प्रदूषण तो कहीं भी हो सकता है। वायु प्रदूषण बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण कहीं भी हो सकता है। महानगरीय प्रदूषण ये महानगरों में होगा, खुद ही कह रहा है, इसलिए स्थान विशिष्ट है बेटा, सीधा आंसर। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि हमको नीचे का चाहिए, तो हम नीचे के हिसाब से कर लेते हैं। ये लीजिए, एक सेकंड। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। इसने उत्तर दे दिया, वृद्धि और विकास करते हैं। अब वृद्धि और विकास होता क्या है ये समझिए आप। देखिए, वृद्धि और विकास, मैंने आपको बताया, एक उदाहरण दिया था पहले, पिछले जो वीडियो देखा होगा आपने, उसमें कहा था कि कोई एक क्षेत्र है, कोई नगर है जहां पर जनसंख्या बढ़ रही है, मकानों की संख्या बढ़ रही है, हाँ, काफी मतलब विस्तार हो रहा है नगर का, लेकिन वहां पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। तो वृद्धि तो है लेकिन विकास नहीं है। यानी वृद्धि तो होती है, ज्यादा भी हो। अच्छा, कोई नगर है जो टूट गया है, वहां पर जनसंख्या वहां से प्रवास कर ली है, जनसंख्या दूसरी जगह चली गई है, नगर उजाड़ हो गया है, तो वहां भी वृद्धि हुई है लेकिन नकारात्मक हुई है। तो यानी वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है। दूसरा, वृद्धि क्या होती है? मूल्य निरपेक्ष होती है। मूल्य निरपेक्ष होती है। आपको किसी मूल्य की आवश्यकता नहीं होती। आपकी वृद्धि, मान लीजिए आप में कमी आई है, आपके नंबर कम है तो कम है, आपके नंबर ज्यादा है तो ज्यादा है, लेकिन विकास मूल्य सापेक्ष होता है। जैसे समझिए, ये लाइन है, ये लाइन छोटी है क्या? नहीं, ये छोटी कब है? जब मैंने इसके सापेक्ष एक लाइन खींच दी है। इस बात को समझना, इस लाइन के सापेक्ष मैंने लाइन खींच दी है, यानी अब ये छोटी है। तो यानी ये क्या होती है? मूल्य सापेक्ष होती है। विकास के लिए किसी से तुलना की जाए ज्यादा बेहतर रहता है, तो ये क्या होती है? मूल्य सापेक्ष होती है। ठीक है। तीसरा एक ऑप्शन लीजिए कि मूल्य क्या, वृद्धि क्या होती है? धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि विकास क्या होता है? वो हमेशा धनात्मक होता है। अगला, वृद्धि जो होती है वो सकारात्मक होती है और नकारात्मक भी होती है, जबकि विकास जो होता है वो केवल सकारात्मक होता है। तो इसका आप समझ गए होंगे, यहां पर यही मतलब है कि वृद्धि और विकास। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? यहां पर जाना पड़ेगा रोपण कृषि में। रोपण कृषि कौन से देश करते हैं? यूरोपीय देश करते हैं, साम्राज्यवादी देश करते हैं। कहां करते थे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में करते थे। क्यों करते थे? अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से करते थे, अपनी पूंजी का और अपनी तकनीक का निवेश करते थे। अब फिर बात आती है इसके अंदर कि वहां क्यों करते थे? क्योंकि वहां पर उनको सस्ता श्रम मिल जाता था, और उसमें ही इन्होंने ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान लगाए उसको हम फेजेंडा कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या पर देखिए, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। देखिए, जनगणना की बात करें, अगर भारत में जनगणना शुरू जो होती है, भारत में कुछ, इसमें कई प्रश्नों के उत्तर बताना चाहूंगा आपको मैं। भारत में जनगणना जो शुरू हुई है वो हुई है 1872 में। लेकिन कोई बोले कि संपूर्ण जनगणना, या फिर आपसे बोले विधिवत जनगणना, कानूनी रूप से जनगणना, तो उसमें उत्तर आएगा आपका 1881। शुरू किसने कराई थी? गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग थे गवर्नर जनरल।
अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। 2017 के लेक्चरार में मैं ही एग्जाम दे रहा था, उसमें परीक्षा, उसमें प्रश्न आया था कि आजादी के बाद में हमारी जनगणना कौन सी जनगणना है। अब इसका आंसर मुझे मालूम नहीं था, तो क्या करें। मैंने यहां से देखा 1881 है, 2 मिनट लगी मुझे, 1 मिनट लगी। मैंने तुरंत 1800 यहां से 91 किया, 1901 किया, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। आजादी के बाद की बात है तो यानी 41 के बाद की, यानी 51 की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उत्तर था 7वीं जनगणना। उत्तर क्या था? 7वीं जनगणना। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं बेटा, तैयार रहना पड़ेगा आपको। और अगर टोटल बात करें 14वीं हो गई, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये और 7, वो 7 और 7 14। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है। ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है? अभी आधे क्वेश्चन जो नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, नमामि गंगे। अब क्या है नमामि गंगे कार्यक्रम? देखिए, पहले नमामि गंगे से पहले गंगा नदी के लिए सुधार के लिए, गंगा हमारी जीवन रेखा मान सकते हैं, हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। तो 1985 में पहले जो गंगा स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन वो इतना सफल नहीं हुआ। तो 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। क्या किया गया इसमें? क्या कहा गया था इसमें? कहा गया कि पहला तो कि सीवर ट्रीटमेंट किया जाए। जहां पर गंगा नदी है उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, तो सीवर ट्रीटमेंट जो होता है, जो आपका अपशिष्ट होता है, उसको आप नदी में ना बहाएं, ये ध्यान दिया गया था। दूसरा, इसके अंदर कहा गया कि सीवर ट्रीटमेंट के बाद में आपके औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी रखी जाए। औद्योगिक जो अपशिष्ट है उसको कतई आप वहां पर न डालें। औद्योगिक, सॉरी माफ कीजिएगा, अपशिष्ट की निगरानी की जाए। एक ये किया गया था। एक क्या गया था कि नदी के दोनों ओर वनीकरण किया जाए, जिससे जैव विविधता में बढ़ोतरी हो। एक किया गया कि हाँ, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वहां के आसपास के जो गांव हैं उनको गंगा ग्राम बनाया जाए और गंगा ग्राम घोषित कर वहां पर एक जागरूकता चलाई जाए। और सबसे अंत में गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में उसकी जागरूकता बढ़ाई जाए, राष्ट्रीय नदी की घोषित किया जाए। ठीक है, ये गंगा नमामि गंगे कार्यक्रम के कुछ हिस्से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, हमारे आधे नंबर के हो गए। हम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आ गया, मैं बता रहा था, जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। चर्चा हो चुकी है, ये भी आधे नंबर का ही है। क्या है? सबसे पहले आप उसको इस पे लिखना है कि किसी भी क्षेत्र में वहां के क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित होती है। उसको ज्ञात करने के लिए हम उस क्षेत्र की जनसंख्या और धरातल का अनुपात ज्ञात करते हैं, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्षेत्र की वहां पर उसकी पोषण क्षमता सीमित होती है, और उसको जानने के लिए वहां के क्षेत्र की जनसंख्या और धरातल का अनुपात निकाला जाता है। उसे जनसंख्या। अगर आपने सीधा प्रश्न लिख दिया बेटा, मेरी बात समझना, मैं 2 मिनट लूंगा, यहां पर आपने लिख दिया कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या और धरातल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कराता, नंबर मिल जाएगा आपको आधा। लेकिन आप कुछ और प्रभावित कीजिए इसको। आप लिखिए कि किसी क्षेत्र की पोषण क्षमता सीमित होती है और उस पोषण क्षमता को जानने के लिए वहां की जनसंख्या धरातल का अनुपात निकालना आवश्यक होता है, उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या के आधार पर भी हम प्रकट करते हैं। ठीक है, अगला, सीमावर्ती सड़कों से क्या तात्पर्य? अगर बड़ा होता तो इसमें क्या लिखते हैं आप जनसंख्या घनत्व में? आप इसमें पोषण घनत्व, आर्थिक घनत्व, गणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, कृषक घनत्व, ये सब लिखते, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, सीमावर्ती सड़कों से क्या तात्पर्य है? देखिए, सीमावर्ती सड़कें क्या होती है, आप यूं समझिए कि जो भारत है, तो भारत के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे, यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे जिन सड़कों का निर्माण करा जाता है उनको सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ये सीमावर्ती सड़कें मई 7 मई 1960 से स्थापना हुई है बीआरओ की। बीआरओ कराता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन कराता है। इसका मुख्यालय दिल्ली है। इसका कार्य क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर सड़कों का बनाना तथा वहां बर्फ को हटाना इसका कार्य है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? देखिए पहली बात तो भारत की कई नदियां प्रदूषित हैं। जो हमारे ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने बताया है कि हमारी जो यमुना नदी जो है वो दिल्ली से इटावा के मध्य है, इटावा यानी यूपी के मध्य है, सर्वाधिक प्रदूषित है, इसलिए सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी आएगी। गंगा भी है कुछ, इससे मैं आपकी साबरमती भी है, मूसी हैदराबाद की नदी भी, कई नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें आपका आएगा यमुना नदी। अगला, भारत का पहला परमाणु नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां लगाया गया? अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं पहले कि पहले हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग की। देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है 1948 में। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। फिर 1954 के अंदर ट्राम्बे संस्थान की स्थापना होती है, जिसको 1967 में उसका नाम बदलकर भाभा अनुसंधान केंद्र कर दिया जाता है। भाभा, ये परमाणु ऊर्जा आयोग क्या करता है? 1954 में ट्राम्बे परमाणु संस्थान की स्थापना करता है, फिर उसका 1967 में नाम बदलकर भाभा अनुसंधान केंद्र कर देते हैं। ठीक है, और यही कई नाभिकीय संयंत्र की स्थापना करते हैं। पहला जो होता है वो है आपका तारापुर। पहला कहां पर है? तारापुर, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। दूसरा है बेटा आपका रावत भाटा, जो कोटा में है और राजस्थान में है। तीसरा आपका है कलपक्कम। कलपक्कम कलपक्कम कहां है? कलपक्का मिलूंगा तमिलनाडु, कलपक्का तमिलनाडु में मिलूंगा, है ना, कुछ कैसे भी करके जोड़िए आप इसको। फोर्थ है केगा। केगा कहां पर है? कर्नाटक, कर्नाटक। पांचवा है आपका नरोरा, नरोरा आपका यूपी। और सिक्स्थ है आपका काकरपाड़ा, काकरपाड़ा ये कहां पर? आपका गुजरात। ठीक है, तो इसमें तारापुर अपना आंसर दे रखा है। यहां पर कंफ्यूज होगा, आप ध्यान रखें। कलपक्का, कलपक्कम तमिलनाडु, इसको याद कीजिए। कलपक्का मिलूंगा, देखिए मैं बताऊं कैसे याद करेंगे। कलपक्का मिलूंगा, मिलूंगा यहां से याद कीजिए, ये बार बार में आता है और इसमें हम कंफ्यूज भी होते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कल पक्का मिलूंगा, मिलूंगा यानी तमिल का मिलूंगा तमिलनाडु, और जो केगा बच गया वो कर्नाटक है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न ये हो गया। अब हम एक एक नंबर के प्रश्नों में आते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल, देखिए मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले परिभाषा जो आती है रेडजल ने, ब्लास ने और सैंपल जी ने दी है, उससे पहले हम क्या मालूम तो करें कि मानव भूगोल क्या होता है। तो मेरे हिसाब से मानव भूगोल क्या होता है कि ये अगर पृथ्वी है और यहां पर ये मनुष्य है, यहां पर ये पृथ्वी है और ये मनुष्य है, इस मनुष्य ने इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ परिवर्तन कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन कर रहा है, यहां पर जो भी सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहा है, या जो भी राजनीतिक परिवर्तन कर रहा है, या जो भी आर्थिक परिवर्तन कर रहा है, उसको पढ़ना ही मानव भूगोल है। जब मनुष्य ने परिवर्तन नहीं किए तब हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे केवल, पता ही है आपको। लेकिन जब मनुष्य ने परिवर्तन किए तब भूगोलवेत्ताओं ने देखा कि इन परिवर्तनों को पढ़ना जरूरी है। सीमाएं बन गई है, सांस्कृतिक परिवर्तन, मकान बन गए हैं, विद्यालय बन गए हैं, मंदिर बन गए हैं, धार्मिक संगठन बन गए हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, बस्तियां बनी हैं, इन सबको पढ़ना जरूरी है। तो मानव भूगोल की एक सामान्य परिभाषा क्या होती है कि मानव कि पृथ्वी के सापेक्ष मनुष्य ने जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन किए हैं, उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल की विषय वस्तु रहा है, जिसमें मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु रहा है, जिसको स्पष्ट हम समझ सकते हैं परिभाषा के द्वारा। तो लिख सकते हैं जिसको हम रेडजल की परिभाषा के अनुसार फिलहाल लिखेंगे, मानव समाज व धरातल के मध्य संश्लिष्ट संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। ठीक है ना, तो ये परिभाषा, चूंकि एक नंबर का प्रश्न है तो आप छोटा सा देखिए एक परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। परिभाषाओं को देने का तरीका मैंने आपको बताया था। परिभाषा आप चाहे रेडजल की देंगे तो रेडजल की परिभाषा भी आप दें तो बस दो चीजों को याद रखना है, यहां पर मानव समाज को याद रखना है और यहां पर आपको धरातल को याद रखना है। संबंध संश्लेषित है। अगर आप सैंपल की बात करते हैं तो आपको यहां पर अस्थिर पृथ्वी को याद रखना है, अस्थिर पृथ्वी को। माफ कीजिएगा, आप ऐसे कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अस्थिर पृथ्वी मानव के साथ लेंगे आप क्रियाशील मानव, चूंकि मानव है तो यहां पर लेंगे क्रियाशील मानव और यहां पर लेंगे अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी को लेंगे आप। ठीक है, और अगर ब्लास महोदय जी को लेंगे तो ब्लास महोदय जी तो कहते हैं भैया मानव नहीं सभी जीव, तो यानी पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव।
पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव और यहां पर भौतिक नियम, उनका अध्ययन करना मानव भूगोल है। ठीक है, ये परिभाषा आप इसमें लिख सकते हैं, एक परिभाषा लिख दीजिए। बाकी आप जिसका जो सार है कि मनुष्य ने जो भी परिवर्तन किए उनको अध्ययन करना मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। नव निश्चयवाद का महत्व बताइए। देखिए, अब नव निश्चयवाद का महत्व, क्वेश्चन को समझिए आप। यहां पर नव निश्चयवाद की परिभाषा नहीं पूछी है, नव निश्चयवाद का महत्व पूछा है। तो आप एक लाइन में क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, टेलर के अनुसार नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद या रुको और जाओ सिद्धांत में मनुष्य और प्रकृति के मध्य सामंजस्य को बताया गया है। अब इसका महत्व क्या है ये समझिए। चूंकि प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य को बताया गया है, तो इस विचारधारा का महत्व वर्तमान परिस्थिति में है, जो सतत पोषणीय विकास की इस विचारधारा में इसकी झलक मिलती है। सतत पोषणीय विचारधारा की इसमें झलक मिलती है। कैसे मिलती है आप समझिएगा। सतत पोषणीय विकास क्या कहता है कि आपको वर्तमान पीढ़ी को संसाधनों का उपभोग करना है, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित रखना है, बचा के रखना है। तो नव निश्चयवाद भी तो ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति सामंजस्य के साथ काम करे। ऐसा नहीं हो कि मनुष्य विकास करता रहे और प्रकृति को नष्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सीधी सी परिभाषा आप लिखेंगे, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नव निश्चयवाद विचारधारा में मनुष्य प्रकृति के मध्य सामंजस्य बताया गया है। इस विचारधारा का वर्तमान परिस्थितियों में महत्व इसलिए है क्योंकि इस विचारधारा में सतत पोषणीय विकास अवधारणा की झलक मिलती है, जिसमें मनुष्य को प्रकृति की सीमाओं में रहकर विकास करने की बात कही गई है, जिससे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन संरक्षित रह सके। ठीक है, ये इस तरीके से प्रश्न को, अब ये प्रश्न कहीं पर है नहीं, ये आपको अपने दिमाग से, अपने समझ से लिखना पड़ेगा इसका उत्तर। इसका जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बात भी कर चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए एक आप डायग्राम बना सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में, यानी 10 वर्ष के अंदर ले लीजिए, यहां पर जनसंख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5000 है, यहां पर जनसंख्या ले लीजिए 6000 है, तो परिवर्तन कितना हुआ, 1000 का हुआ। तो परिभाषा क्या बनी कि किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, जिसको हम निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं, जिसको हम निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। अच्छा रहेगा आप इसमें भारत का उदाहरण ले लें। इसमें 2001 में जनगणना थी अपनी 102.70 करोड़ और 2011 में थी 121, माफ कीजिएगा, 121.02 करोड़ और अंतर था 18.32 करोड़। तो ये एक उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं, बाह्य स्रोतन से क्या अभिप्राय है। देखिए, तो बाह्य स्रोतन क्या है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए वो किसी चीज की कोई वस्तु बना रही है, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व कीमत को कम करने के लिए बाहरी संस्थाओं को काम सौंपा जाता है या अभिकरणों को काम सौंपा जाता है, जिसको बाह्य स्रोतन कहते हैं। जैसे भारत और चीन के अंदर जो कॉलिंग सेंटर खोले गए हैं, वो इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। और इसमें होता क्या है, इसके कारण उन क्षेत्रों के लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। उन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलता है, जिसके कारण उनकी उत्प्रवास में कमी आती है, उत्प्रवास में कमी आती है। फायदा किसको होता है, फायदा होता है स्थानीय उपभोक्ताओं को, स्थानीय उपभोक्ताओं को होता है, क्योंकि इन्हें कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तु मिल जाती है, अच्छी गुणवत्ता की वस्तु मिल जाती है। तो परिभाषा बिल्कुल सामान्य है कि किसी भी क्षेत्र में किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, कीमत को कम करने के लिए बाहरी संस्थाओं को काम सौंपा जाता है, जो वहां पर, हाँ एक चीज भूल गए हम, जो संस्थाएं क्या करती है, ये संस्थाएं यहां पर पूंजी का, अपनी तकनीक का और अपनी बौद्धिक क्षमता का निवेश करती है, जिससे के कारण वहां के उद्योगों जो वहां के लोगों होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनको रोजगार भी मिलता है और उनके उत्प्रवास में भी कमी आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जूम कर लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि अब क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में अंतर बताइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है आप। प्राथमिक क्रियाकलाप, ये हो गया प्राथमिक क्रियाकलाप और ये हो गया द्वितीयक क्रियाकलाप। पहला आप लिख सकते हैं इसके अंदर, इसमें जो कच्चा माल होता है प्रकृति से प्राप्त, उसका सीधा उपभोग किया जाता है, सीधा उपभोग किया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, जो प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, उसका तकनीक के माध्यम से रूप परिवर्तन कर उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है।
दूसरा इसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं कि यहां पर कम पूंजी का निवेश होता है, इसमें अधिक पूंजी का निवेश होता है। इसमें आप यहां पर कह सकते हैं इसके अंदर तकनीक क्या होती है, तकनीक निम्न होती है, जिसमें इसमें क्या होता है, तकनीक क्या होती है, उच्च होती है। इसमें हाथ के साथ साथ ही बड़ी बड़ी मशीनों से भी चीजों को बनाया जाता है। इसमें उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे लकड़ी काटना, मछली पालन, ठीक है, आप ये भी उदाहरण ले सकते हैं, या फिर आप पशुपालन ले सकते हैं। इसमें ले सकते हैं आप उदाहरण के रूप में विनिर्माण, विनिर्माण और निर्माण और प्रसंस्करण। इस तरीके से आप वस्तुएं आप ले सकते हैं। तो एक उदाहरण, एक एग्जाम, एक हो गया, यहां पर इसकी परिभाषा लिख दी, फिर यहां पर इसका एक उदाहरण लिख दिया, फिर यहाँ कम पूंजी, यहाँ अधिक पूंजी, यहाँ तकनीक निम्न या उच्च तकनीक। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है? द्विपार्श्विक बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है? नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, द्विपार्श्विक बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक में क्या होता है कि मान लीजिए दो देश है यहां पर, जैसे मान लीजिए यहां भारत की बात कर लेते हैं और यहां पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। दो देश होते हैं, वो निश्चित वस्तुओं का एक दूसरे से आयात निर्यात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो द्विपार्श्विक श्रेणी, द्विपार्श्विक व्यापार की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत ही वस्तुएं बेचेगा, पाकिस्तान से नहीं खरीदेगा, तो वो व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा। वहां से उसकी उस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। दोनों तरफ से होता है, ये कुछ खरीदेगा तो ये भी, भारत भी यहां से कुछ खरीद लेगा। इस तरीके से तो द्विपार्श्विक क्या होता है कि एक ऐसा व्यापार जो दो देशों के मध्य निश्चित वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ किया जाता है, जिसमें निश्चित वस्तुओं का निश्चित नियमों के अनुसार आयात व निर्यात करता है, उसे द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जबकि बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है, जिसमें एक देश, मान लीजिए कोई ए है, वो बी से भी व्यापार कर रहा है, सी से भी कर रहा है, डी से भी कर रहा है, ई से भी कर रहा है, कई देशों से व्यापार करता है, कई वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, लेकिन फिर भी वो एक देश को क्या कर लेता है, अपना MFN घोषित कर लेता है, मोस्ट फेवरेबल नेशन, यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र घोषित कर लेता है। उसे हम बहुपार्श्विक व्यापार के अंतर्गत लिखते हैं। और मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, अगर आप ये लिखें तो छोटा सा अगर चार्ट बना दे, जैसे ये बनाया मैंने, चार्ट बना दिया, ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा छोटा सा चार्ट बना दिया, तो वो आपके नंबर मिल जाएंगे। परिभाषा लिख दीजिए, 1 मिनट लगेगी, आप ये चार्ट बना सकते हैं। सीमांत और श्रमिक और मुख्य श्रमिक में क्या अंतर है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में कोई विशिष्ट अंतर नहीं है। सीमांत, अपन मुख्य श्रमिक की बात करें, मुख्य श्रमिक की बात करें तो मुख्य श्रमिक में वो श्रमिक जिनको 183 दिन या 6 माह का रोजगार मिल जाता है या उससे अधिक का मिल जाता है, उन्हें मुख्य श्रमिक कहते हैं। जबकि जो सीमांत श्रमिक होता है, जिनको 183 दिन या 6 माह का रोजगार नहीं मिलता है, उन्हें हम सीमांत श्रमिक के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? पहली बात तो आपको याद रहना चाहिए ग्रामीण बस्तियां क्या होती है। वे बस्तियां ना 75% जनसंख्या, 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता यह होती है कि यहाँ पर सामाजिक प्रगाढ़ता होती है, मकान पास पास बने होते हैं, मकान दूर दूर बने होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ये क्षेत्र कच्चे माल के स्रोत होते हैं। और यहाँ की जो बस्तियां हैं, अगर ग्रामीण बस्तियों की प्रकार की बात करें तो पहला जो प्रकार आएगा इसका, वो होगा आपकी गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्तियां, ये बस्तियां क्या होती हैं? ये बस्तियां ऐसी होती है जहां पर आवास, उनके चारागाह, उनके कृषि क्षेत्र अलग अलग होते हैं, यहां पर मकान पास पास में होते हैं, ये गुच्छित बस्तियां होती है। और ये गुच्छित बस्तियां होती है, यही आगे जाके भविष्य में किसी कस्बे या शहर का निर्माण करती है। ठीक है, और इनको इनके प्रतिरूप के आधार पर बांटा गया है, जैसे रेखिक प्रतिरूप, कोई सड़क के सहारे, वर्ताकार प्रतिरूप, कोई तालाब, कोई किला, कोई महल के चारों ओर बन जाए, वर्ताकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, ये हम उसमें पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी आप एक पूरा चार्ट बना सकते हैं, गुच्छित बस्तियों के प्रकार लिखे और इनकी प्रतिरूप में इनको बांट दिया, आयताकार प्रतिरूप में बांट दिया। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां क्या है? अर्धगुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां देखिए बेटा, आप समझिए। देखिए बेटा, अर्धगुच्छित बस्तियां क्या है, समझिए कि क्या होता है। पहली बात तो, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहां पर बलपूर्वक या स्वेच्छा से कुछ लोग गांव के किनारे पर चले जाते हैं और मध्य के अंदर जमींदार लोग रहते हैं, तो अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। तो अर्धगुच्छित बस्तियां गुच्छित बस्तियों के टूटने से बनती है। पहली बात तो कि गुच्छित बस्तियां टूट गई किसी कारण से, तो अर्धगुच्छित बस्तियां बन गई। या फिर
अर्धगुच्छित बस्ती बन गई, भविष्य में वो क्या बन जाएगी, गुच्छित बस्तियां बन जाएगी। तो भविष्य में गुच्छित बस्तियों के निर्माण का आधार होती है। और यहां पर बलपूर्वक स्वेच्छा से कुछ लोग गांव के किनारे पर चल जाते हैं और मध्य में जमींदार लोग रहते हैं। राजस्थान गुजरात इसका उदाहरण है। फिर एक है नगला, पल्ली, ढानी। ये जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर कुछ कुछ लोग एक समूह के आधार पर अपनी सामाजिक संस्कृति, जो एक सामाजिक संस्कृति होने के कारण पास पास में मकान बना लेते हैं और एक नगला या ढानी का आधार बनता है। गांव में देखा होगा आपने, जातीय आधार पर, जातीय नाम के आधार पर ढानियां होती है। और किसी कारणवश से, जैसे मान लीजिए आपके गांव में मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति है, वो मतलब खेतों पर चले गया, अकेला रह रहा है, तो एकाकी बस्ती बोलते हैं उसे। अपन क्या बोलते हैं, एकाकी बस्ती कहते हैं, या उसको परिक्षेपित बस्ती भी कहते हैं। और ये बस्ती कहाँ बनती है, ये बस्ती पहाड़ी ढालों पर बनती है, पहाड़ी ढालों पर बनती है, कृषि क्षेत्रों के अंदर बन जाती है, ठीक है, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी ढालों पर बन गई, कृषि क्षेत्रों पर बन गई, जंगलों के अंदर बन जाती है, वहां पर ये बस्तियां बनती है। तो 4 प्रकार आ जाते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ठीक है। आगे देखिए, किसान पोर्टल के महत्व को समझाइए। नाम से स्पष्ट है किसान पोर्टल क्या होता है। किसान पोर्टल एक ऐसा मंच होता है जहां पर किसान को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं। ये सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा मंच है, जिसको बिल्कुल स्पष्ट लिखना आपको, ये सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा मंच है जहां पर किसान को फसल बीमा, किसान बीमा, यंत्रों, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी, कीटनाशकों, खाद के बारे में जानकारी मिल जाती है। और सबसे ज्यादा किसान यहां पर अपनी मिट्टी की उर्वरता की जांच भी करा सकता है। ये किसान पोर्टल के अंदर आता है। वर्षा जल संग्रहण के कोई 2 लाभ बताइए। वर्षा जल संग्रहण के हम लाभ 3 लेते हैं, 2 क्या 4 लीजिए। पहला लाभ, पहली बात तो वर्षा जल संग्रहण जानते हैं, वर्षा के जल को सिंचित करना किसी भी आधार पर, चाहे आप उसको जोहड़ पे करें, चाहे बावड़ी के आधार पे करें। पहले हाँ, आप इस पे लिख सकते हैं कि वर्षा जल संग्रहण की कई विधियां हैं। इसमें आप तालाब में, या फिर आप जोहड़ कर सकते हैं, बावड़ी कर सकते हैं, कुएं कर सकते हैं। इस तरीके से वर्षा जल संग्रहण हो रहा है, ठीक है। इसके लाभ क्या है? पहला लाभ तो यही होता है कि वर्षा जल संग्रहण से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, ठीक है बेटा। पहली बात तो ये सिंपल सी है। अब भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा तो भूमि से जब आप जल निकालेंगे, भूमिगत जल करेंगे बोरिंग से, तो उसमें जब जल है तो फिर आर्सेनिक और जो फ्लोराइड की समस्या होती है, हमारे राजस्थान में फ्लोराइड की और बिहार पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की जो मात्रा बढ़ती है, उसमें कमी आती है। तो दूसरा, भूमिगत जल में बढ़ोतरी के कारण आर्सेनिक व फ्लोराइड की मात्रा में कमी आती है। आप समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान की बात करता हूं, आप बोरिंग लगा रहे हो, आपने बोरिंग लगाकर यहां से जल खींचा है, जल खींच रहे हैं आप यहां से, ठीक है, यहां से आप जल खींच रहे हैं, लेकिन अब यहां पर भूमिगत जल बहुत ज्यादा है तो आप पानी ऊपर जाएगा, लेकिन जब जल खत्म हो जाएगा तो यहाँ की जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों में फ्लोराइड की मात्रा है, फ्लोराइड की मात्रा, जिसमें नागौर में पढ़ा होगा आपने, नागौर के अंदर, तो वो पानी के साथ में फ्लोराइड भी ऊपर जाता है, जिसके कारण जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। और वैसा ही बिहार पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की मात्रा होती है। तीसरा, कि वर्षा का जल संचयन करेंगे तो आप बाढ़ तथा मृदा अपरदन को भी रोक सकते हैं। जो मृदा होगी, अपरदन होगी, मिट्टी का कटाव होगा, या बाढ़ को भी आप रोक सकते हैं, ठीक है। ये 3 अंतर हो गए। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के नाम बताइए। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत क्या होते हैं? देखिए, स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। मैं बात करूं, एक तो होता है परंपरागत और एक होता है अपरंपरागत। बेटा इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बार बार आता है। देखिए, परंपरागत यानी जो परंपरा से काम ले रहे हैं, आपकी मम्मी, हमारे जो दादा दादी क्या काम ले रहे थे, तो हम क्या काम ले रहे हैं, हम जो ऊर्जा के लिए काम ले रहे हैं वो परंपरागत स्रोत के अंदर आ जाएगा। जैसे आप इसमें काम कर सकते हैं, कोयला हम ले रहे हैं काम भैया, पेट्रोलियम ये भी हम ऊर्जा के लिए काम ले रहे हैं, लकड़ी काट के लाते थे, कोयला जलाते थे, तो ये कोयला पेट्रोलियम क्या हो गए, परंपरागत हो गए। लेकिन चूंकि खत्म होने वाले हैं तो हम अपरंपरागत रूप साधनों की तरफ मुड़ रहे हैं। तो जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है,
ये सब क्या है? अपरंपरागत स्रोत हैं। ये इधर की तरफ मुड़ना पड़ रहा है। चूंकि इधर की तरफ मुड़ना पड़ रहा है आपको, तो ये संसाधन क्या होते हैं? भविष्य के संसाधन भी कहलाते हैं। ये भविष्य के संसाधन भी कहलाते हैं। अच्छा, और बात करिए, परंपरागत साधन खत्म हो रहे हैं इसलिए तो आप वहां जा रहे हैं, इसलिए ये क्या संसाधन है? ये अनव्यकरणीय संसाधन है। अनव्यकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनको दोबारा आप उत्पादित नहीं कर सकते। इतना समय लगेगा कि बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। और ये कैसे होते हैं? ये नव्यकरणीय संसाधन होते हैं। नव्यकरणीय संसाधन होते हैं। तो ये समझने वाली बात है। उदाहरण आप ये लिख सकते हैं: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? एक सामान्य सा प्रश्न है कि पहले तो वायु प्रदूषण क्या होता है कि वायु के अंदर अवांछनीय पदार्थ, धूल है, राख है, कल कारखानों से निकला धुआं है, यातायात से निकला हुआ जो धुआं होता है, काला धुआं होता है, वो मिल जाने के कारण वायु का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ जाता है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में धूल, राख, ज्वालामुखी, और कृत्रिम में आ जाएगा कल कारखानों से निकला धुआं, और आपके पास में जैसे मान लीजिए यातायात से निकला हुआ धुआं है। समस्या क्या आ रही है? समस्या इसमें आप लिख सकते हैं प्रभाव क्या पड़ रहा है इससे, जो मनुष्य की जो सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, जो अस्थमेटिक यानी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो रही है, अस्थमा हो रहा है। दूसरा प्रभाव क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण का ही एक प्रकार होता है जिसको अपन शहरों के अंदर बोलते हैं शहरी धूम्र, या उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। उस अम्ल वर्षा से भी क्या होता है कि वहां पर लोगों को चर्म रोग ये हो रहे हैं, अम्ल वर्षा से। तीसरा आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि वायु प्रदूषण का एक रूप, एक कारण है जिसके अंदर क्या होता है, ओजोन में छिद्र हो रहा है। तो अब हम इसमें 2.5 नंबर के क्वेश्चन है वो भी एक बार देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है लेकिन ये क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी अच्छे हैं। निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार का वर्गीकरण कीजिए। पहली बात, पतन क्या होते हैं आपको पता है। पतन एक तरीके से पतन और बंदरगाह में अंतर करें तो पतन कृत्रिम होते हैं, बंदरगाह आपके प्राकृतिक होते हैं। पतन थोड़े कम गहरे होते हैं, उथले होते हैं, जबकि बंदरगाह अधिक गहरे होते हैं। पतन पर जहाज आते हैं, जाते हैं, रुक जाते, मतलब ज्यादा समय रुकते नहीं है, जबकि बंदरगाह पर जहाज होते हैं लंबे समय तक रुकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इसके पतन के जो प्रकार हैं वो आप समझिए। पतन के प्रकार अगर व्यापार के उद्देश्य के आधार पर, निपटाए गए उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, उसको बोलते हैं औद्योगिक पतन। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं व्यापारिक पतन। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपन विस्तृत पतन। मैं थोड़ा सा जल्दी कराना चाहूंगा आपको, जिससे कि वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं बने, आपको समझ में आ जाए। औद्योगिक पतन, इसके अंदर आप खास बात देखिए, ये किया जाता है, ये आपके कहते हैं थोक, आपके थोक व्यापार इसमें क्या आता है, थोक व्यापार का निपटान किया जाता है। यहां पर क्या आता है, आपके विनिर्मित वस्तुएं और साथ में यात्री का किया जाता है, यात्रियों का निपटान किया जाता है। और ये संसार के सबसे बड़े पतन जो है वो इसमें आते हैं। संसार के सबसे बड़े पतन वो विस्तृत पतन होते हैं। कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर पतनों के प्रकार सुनिए आप। कार्यों के आधार पर पतन पहला कौन सा होता है? पहला होता है तेल पतन। क्या होता है? तेल पतन, जिसका नाम होता है टैंकर पतन। ये तेल पतन और टैंकर पतन क्या होते हैं कि यहाँ पर तेल का भंडारण किया जाता है, उनको शोधन किया जाता है, उनका परिवहन, उनका व्यापार किया जाता है, उनको बेचा जाता है। इनमें से कुछ उदाहरण है इसमें, देखिए आप। जैसे हम बात करें वेनेजुएला में, वेनेजुएला के अंदर जो तेल पतन है उसका नाम है माराकाइबो। आपके ट्यूनीशिया में जो तेल पतन है उसका नाम है एस्खीरा, एस्खीरा। आपके लेबनान में जो तेल पतन है उसका नाम है त्रिपोली। और आपके ईरान में जो तेल पतन है उसका नाम है अबादान। जिसमें अबादान क्या है, तेल पतन है, ये बाकी तीनों टैंकर पतन है। फिर दूसरे जो पतन होते हैं, इसके अलावा दूसरे जो पतन होते हैं उनका नाम है आपके, जैसे इसमें करेंगे अपन आंत्रपोपतन। आंत्रपोपतन वो होते हैं जो एकत्रण करने काम आते हैं, सामान लाया जाता है, निर्यात और निर्यात के लिए काम आते हैं, आयात के लिए काम आते हैं। और इसके अंदर हम पतन काम ले लेंगे, जैसे हम इसमें ले सकते हैं, जैसे होनोलुलु पतन है या फिर सिंगापुर है। तीसरा जो पतन होगा उसको हम कहते हैं नौसेना पतन। क्या कहते हैं? नौसेना पतन। ये पतन वो होते हैं जहां पर सामरिक महत्व के होते हैं, यहाँ पर जहाजों की मरम्मत की जाती है। और इनमें कोच्चि और कारवाड़, कोच्चि और कारवाड़ जो पतन है वो इसमें भारत के नौसेना पतन है। फिर एक आता है, उसको बोलते हैं अपन फेरी पतन। फेरी पतन भी कहते हैं, या उसको पैकेट स्टेशन भी कहते हैं। पैकेट स्टेशन भी
कहा जाता है। और ये पतन क्या होते हैं, ये छोटी दूरी के लिए बनाए जाते हैं और जलीय मार्ग के आर पार होते हैं, छोटी दूरी के लिए। जैसे आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा, तो इंग्लिश चैनल में जो इंग्लैंड की तरफ है उस पतन का नाम है डोबर पतन, जो इंग्लैंड की तरफ है। और जो फ्रांस की तरफ पतन है उसका नाम है कैलाइस पतन। क्या नाम है? कैलाइस पतन। और एक अंतिम बच गया आपका मार्ग पतन। मार्ग पतन या उसको हम कहते हैं विश्राम पतन। ये पतन लंबी जो समुद्री मार्ग होते हैं, बीच में विश्राम के केंद्र होते हैं जहां पर खाद्यान्न लिया जाता है, ईंधन भरा जाता है, जिसमें हम जैसे कर सकते हैं आपके जैसे एशिया के अंदर हम कर सकते हैं आपके सिंगापुर कर लिया आपने, या फिर आप यूरोप के अंदर कर सकते हैं, उसमें रोटरडम बंदरगाह कर लिया। कई प्रकार के पतन है इसके अंदर। ठीक है, लंबी दूरी के लिए काम, ये मार्ग पतन होता है। इसमें लंबी दूरी के लिए जैसे आप इसमें होनोलुलु पतन लेंगे और एक आप लेंगे सिंगापुर पर। सिंगापुर, ये लंबी दूरी के काम आते हैं। इसमें आप लेंगे होनोलुलु पतन जो हवाई द्वीप के पास में है, और एक लेंगे सिंगापुर पतन। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 क्या है। मैं सामान्य शब्दों में बताऊंगा। देखो, इस भारतीय राष्ट्रीय नीति जल जो नीति 2002 है उसमें कहा गया है कि पेयजल के लिए, आपकी सिंचाई के लिए, औद्योगिक के लिए जलों का संरक्षण करना पड़ेगा। तो ये 3-4 बातें कहता है। पहली बात तो ये नीति ये कहती है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वहां पर जहां जल की कमी है तो पहले सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल को देनी पड़ेगी। पेयजल को, ये नहीं कि आप बाकी मछली पाल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, पेयजल को। दूसरा इन्होंने कहा है कि आपको भूमिगत जल के उपयोग को नियमित करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। तीसरा इन्होंने कहा है कि भूमिगत जल की समय समय पर जांच की जाएगी कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा तो नहीं है, ज्यादा कहीं उसका उपयोग तो नहीं हो रहा है। और चौथा इन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा जल की जागरूकता के अभियान चलाए जाएंगे। अंतिम जो प्रश्न है वो है भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों का वर्णन कीजिए। क्या है इसमें देखिए आप, तो भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग को हम समझते हैं नक्शे से। तो राष्ट्रीय जलमार्ग, पहला जलमार्ग कहां पर है? वो गंगा नदी पर है और वो आपके इलाहाबाद में, यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में इलाहाबाद से वो जाता है पटना, और पटना से जाता है आपके वेस्ट बंगाल में फरक्का तक। ठीक है, यहां पर जा रहा है। तो ये कहां पर जा रहा है? इलाहाबाद, इलाहाबाद से कहां पर? पटना, और पटना से फरक्का। ये 3 जगह जा रहा है। बस इलाहाबाद से फरक्का करेंगे अपन इसके अंदर, और ये पटना के यहां पर पास नौकागहन योग्य है। ये पहला हो गया। दूसरा जो हम करेंगे वो असम में है, सदिया, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दूसरा कौन सी नदी पर है? ये तो गंगा नदी पर है। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये गंगा नदी पर सदिया से लेके धुबरी, असम में सदिया से लेके धुबरी। तो ये कहां पर है? सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी तक है। और ये बांग्लादेश जो है यहां पर इसके साझे के अंदर ये काम करता है, साझा मतलब साझा व्यापार करता है। और यहां पर स्टीम के द्वारा आपके डिब्रूगढ़ के पास में यहां पर इसकी नौकायान योग्य है। तीसरा आपका जो है वो है आपके केरल में, कोट्टापुरम से कोच्चि तक। यहां पर कोट्टापुरम से कोच्चि तक तीसरा, कोट्टापुरम से कोच्चि तक आपका ये तीसरा है। और इसको 3 नहरों के द्वारा पानी मिलता है। पहला तो है आपकी पश्चिमी तट नहर, पश्चिमी तट नहर। दूसरा मिलता है इसको चंपाकारा नहर, चंपाकारा नहर। और तीसरा इसको मिलता है उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर। 3 हो गए। चौथा जो आपका है वो आंध्र प्रदेश में, विशाखा आपके आंध्र प्रदेश में है। और यहां से लेके ये आपके पांडिचेरी तक का है, पांडिचेरी तक का है आपके। और यहां पर इसको महानदी के नदियों के द्वारा या गोदावरी के द्वारा इसको जल मिलता है, चौथा। और पांचवा आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा के अंदर। और यहां पर आपको ब्राह्मणी नदी है, मताई नदी है, इन नदियों के द्वारा जल मिलता है। तो इस तरीके से 5 इसके हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको इस समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश करी कि हम एक नंबर के क्वेश्चन करें, कुछ 2.5 नंबर के क्वेश्चन भी करें, थोड़े महत्वपूर्ण लग रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। आप प्लीज इन वीडियोस को देखिए, और मुझे यकीन है कि आप जब इनको करेंगे तो जब आप बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जाने पहचाने लगेंगे और आपको लगेगा कि मैं इन क्वेश्चन को कर सकता हूं। इसी विश्वास के साथ में यूं ही आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।